नमस्कार दोस्तों। हिंदी के लेक्चर 14th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी भाषा हो, सिर्फ हिंदी ही नहीं, कोई भी भाषा हो, उसमें उसके शब्दों का जो है बहुत महत्व होता है। क्योंकि जो शब्द होते हैं, अगर उनका हम सही प्रयोग करेंगे तभी हम उस भाषा को सही से प्रयोग में ला सकते हैं। और इसलिए हमें शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हमने एक जगह गलत शब्द का प्रयोग किया तो फिर अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा और फिर भाषा का प्रभावी प्रयोग हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो हमारी शब्दावली है वो बहुत ही अच्छी होनी जरूरी है और उसके लिए बहुत सारे अभ्यास की आवश्यकता होती है। और उसी से संबंधित है हमारा आज का लेक्चर, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और इससे क्या है कि जैसे थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी, इतना ज्यादा समझने की कुछ नहीं है। ऐसे हम सभी जानते हैं कि जो पर्यायवाची है उसका मतलब है सेम मीनिंग वाले सिनोनिम्स, और विलोम शब्द एंटोनिम्स, वो हम सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बस उसका थोड़ा सा अधिक अभ्यास हमें करने की आवश्यकता है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले तो आपको परिभाषा थोड़ी सी हम बता दें। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें आपसे पर्यायवाची शब्दों का भी, समानार्थी शब्दों की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। आपने देखा ही होगा अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप मोस्ट कॉमनली एक प्रश्न आता है कि दिए गए शब्दों की परिभाषा देते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो उसमें बहुत मुमकिन है कि आपको पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं, कुछ आप कह नहीं सकते। तो इसलिए आपको इनकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। परिभाषा कभी भी वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है, क्योंकि ये किसी का कथन या उक्ति नहीं है जो आपको वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम लिखनी है। आपको सिर्फ उस विषय के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या, यानी कि पर्यायवाची शब्द है क्या, और उसे फिर आप अपने शब्दों में भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम इसमें हम जो परिभाषा है वो बिल्कुल, हमें बिल्कुल करेक्ट परिभाषा बताइए। ऐसा चाहिए नहीं है कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है या एक जो वाक्य है, सीधा सीधा एक वाक्य वही परिभाषा होगा और उसके अलावा जो भी शब्द होंगे वो सारे गलत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपना जो विचार है बिल्कुल स्पष्ट करना है कि हाँ, आप इस चीज का मतलब समझते हैं, आप इस चीज के अर्थ को सही से समझते हैं, वही आपकी परिभाषा है। लेकिन हाँ, उसमें मतलब लिंग, वचन, व्याकरणिक कोटियों का आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी देखिए, पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दैट्स इट। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, इसमें सच कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना। या फिर किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? आग, अनल, पावक, दहन, वहनी और कृषाणु। लेकिन इस चीज में बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पर्यायवाची शब्द हम कह तो देते हैं कि जैसे अग्नि का अर्थ आग भी है, अनल भी है, पावक भी है, दहन भी है। लेकिन अब जैसे कहते हैं हम कि त्योहार होता है होली का, कि आज होलिका दहन का त्योहार है, आज होलिका दहन है, यानी कि होलिका अग्नि है, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो ये क्या अंतर पड़ता है कि अग्नि की जगह हम दहन हर स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए आगे हमें थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, पर्यायवाची शब्दों की कुछ विशेषता होती है कि ये शब्द अनेक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे जो दहन है वो सिर्फ अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हो। अग्नि का मतलब जैसे आग होता है कि मैं आग जला रही हूं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं दहन जला रही हूँ। दहन जो है उसका एक अपना अर्थ है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो अग्नि का पर्यायवाची है। और दोनों में अंतर है, उसे हम थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी चीज। और आवश्यक नहीं कि हर स्थिति में ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी हम कहते हैं कि मैम ये तो इसका पर्यायवाची शब्द है, हम इसके स्थान पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा हिंदी हो या कोई भी हो, आपको सही संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक आपके पास शब्द है कपड़ा, सभी जानते हैं इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। वस्त्र, चीर, पट, वसन, अंबर, करपट, दुकूल और परिधान। अब कहने के लिए तो अंबर जो है, आकाश को भी अंबर कहते हैं, आसमान को। तो यानी कि जहां पर भी कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है वहां पर हम हमेशा अंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
या फिर कुछ स्थान होते हैं ऐसे, क्योंकि अब जैसे जो अंबर है वो आसमान का भी पर्यायवाची है, कपड़े का भी पर्यायवाची है। तो ऐसी बहुत से ऐसे शब्द हैं। जैसे एक और उदाहरण, हरि। हरि जो है वो विष्णु जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और हरि जो है वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि निर्माता के लिए भी इस्तेमाल होता है, और हरि जो है वो एक बंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो पर्यायवाची शब्दों की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो ही हो। उसी प्रकार जैसे है परिधान। परिधान का मतलब बेसिकली कपड़ा नहीं होता है, परिधान का मतलब होता है पोशाक, ड्रेस। अब ड्रेस और क्लोथ में अंतर होता है, अगर आप अंग्रेजी में समझना चाहें तो। इसलिए पर्यायवाची शब्द कहने के लिए हम लिख सकते हैं पेपर में, जैसे पूछा जाता है कि वस्त्र के 3 पर्यायवाची लिखो, उसमें आप बहुत इजीली अंबर भी लिख सकते हैं, परिधान भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी, वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन वाक्यों में प्रयोग करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे है पहला वाक्य, मुझे नीले रंग के कपड़े चाहिए। अब मुझे नीले रंग के कपड़े चाहिए, अब यहां पर कपड़े की जगह ना हम वस्त्र तो कर सकते हैं कि मुझे नीले रंग के वस्त्र चाहिए। लेकिन अब ये तो बिल्कुल सही है, टोटली करेक्ट। लेकिन अगर वस्त्र की जगह अगर हम चीर कर देंगे, चीर, कि मुझे नीले रंग के चीर चाहिए, वो चीज गलत हो जाएगी। हालांकि चीर का अर्थ कपड़ा होता है। जैसे इस चीर शब्द जो है अधिकतर आपने वहां पर सुना होगा कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। लेकिन चीर का मतलब आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जैसे मुझे नीले रंग के चीर चाहिए, वो चीज फिर गलत हो जाएगी। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। उसी प्रकार उस जंगली पशु ने अपने शिकार का अंग अंग चीर डाला। अब यहाँ पे चीर का मतलब वस्त्र नहीं है, यहाँ पे चीर का मतलब है कि काट डाला, चीरना। जैसे हम सर्जरी में कुछ काटते हैं, फाड़ते हैं, वो सब चीजें, उसे कहते हैं चीरना। जैसे कहते हैं कि युद्ध में सेना ने शत्रुओं को चीर डाला, ये वो चीज है, मार डाला, फाड़ डाला, उस प्रकार से। तो इसलिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, और उन्हें सही संदर्भों में प्रयुक्त कैसे किया जाता है, इसी चीज का हमें अभ्यास करना है। अगला देखिए, एक और उदाहरण भी हम आपके लिए ले आए हैं। जैसे है चरण। चरण सभी समझते हैं पैर, पद, पग, पांव, पैर, पाद, ये सभी शब्द जो हैं ये चरण के पर्यायवाची हैं। लेकिन अब अंतर कहां पर पड़ता है, वाक्य प्रयोग में देखिए आप एक बार। पहला वाक्य, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा अपने हर जगह कि यार मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैरों में तेल लगा दो। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे चरणों में दर्द हो रहा है वो चीज फिर बहुत ही अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चरण शब्द है वो अधिकतर थोड़ा सा आदर सूचक तरीके से लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्रभु के चरणों में आए हैं, हम प्रभु की शरण में आए हैं। तो चरण जो है आप एक बहुत ही मतलब आम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं साधारण संदर्भ में कि मेरे चरणों में दर्द हो रहा है। अगर आप अपने मतलब बड़ों को किसी को कहेंगे, अपनी माता को ही कहेंगे कि माता मेरे चरणों में दर्द हो रहा है, जरा तेल लगा दीजिए वो चीज मतलब बिल्कुल समानार्थी है और उसी अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन शब्द की प्रयुक्ति गलत है, उसका जो है संदर्भ गलत है। इसलिए बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो फिर भी साधारण से उदाहरण है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं। तो इसलिए ये चीज आपको बतानी बहुत ही आवश्यक थी, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर तुम अपनी बुद्धिमता से ही इस पद पर आसीन हुए हो। अब यहाँ पर पद का मतलब चरण नहीं है, पैर नहीं है, पद का मतलब है यहाँ पर पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर पद का मतलब पैर भी है, पैर हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन पद का मतलब पोजीशन भी होता है। तो ये पर्यायवाची भी है, अनेकार्थी भी हैं, अनेक अर्थ, कि एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकल रहे हैं। उसी प्रकार मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक और पग बढ़ा ली है। अब यहाँ पर पग का मतलब, ये तो पद था, खैर यहाँ पर पग, वैसे तो पग का मतलब क्या होता है कि जैसे जो एक पैर का नाप आपका जो होता है, और एक और पग बढ़ा लिया है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने एक और पैर बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे आप पग की जगह पैर नहीं लिख सकते या पांव नहीं लिख सकते कि मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक और पैर बढ़ा लिए। पग की जगह यहाँ पर आप कदम लिख सकते हैं कि हाँ मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। तो ये देखिए कि शब्द सारे वही हैं, सबका अर्थ वही है, लेकिन प्रयुक्ति सबकी भिन्न है। तो ये भाषा में बहुत आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिन छात्रों को ये अच्छे से करना आ जाता है, जिन व्यक्तियों को ये अच्छे से करना आ जाता है शब्दों का प्रयोग, वही भाषा में फिर उसका प्रभावी प्रयोग कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपके पास छोटी सी एक लिस्ट है। वैसे तो पर्यायवाची और विलोम शब्दों की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि शब्दावली जो है अनलिमिटेड है। डिक्शनरी आप जितनी मर्जी मोटी बना लीजिए, आपको उससे बड़ी डिक्शनरी मिल जाएगी। ठीक है ना, आपने देखा ही होगा अंग्रेजी में अधिकतर कितनी मोटी मोटी डिक्शनरीज होती हैं। तो अब इतनी लंबी लिस्ट आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगी। तो मेन आपका जो प्रयास होना चाहिए, मुख्य प्रयास, वो यही होना चाहिए कि जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, बाकी थोड़े थोड़े करके अभ्यास करते रहिए। अब जैसे अतिथि, अतिथि को हम कहते हैं मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक या पाहुना। फिर अश्व, घोड़ा, उसको क्या क्या कहते हैं? हय, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी। अब देखिए यहाँ पर हरी बंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है और अश्व घोड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर तुरंग, ये तुरंग है, तुरग भी है। और वाजी, सैंधव। फिर अंग, अंग जैसे पार्ट जो होता है, जैसे बॉडी का पार्ट या कुछ। अंश, अवयव, हिस्सा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा। फिर खून, खून को हम रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। तो ये इतने सारे आपके पास शब्द हैं कि बस इनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए। आप कभी भी इन्हें रट्टा मार के इस तरह वो नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे इनका अभ्यास करते रहेंगे तो ये अपने आप मतलब इनका जो अर्थ है वो अर्जित करते रहेंगे। उसी प्रकार जैसे गीला, गीले को हम कहते हैं आर्द्र। अशुष्क, क्योंकि शुष्क का मतलब तो सूखा होता है, और अशुष्क मतलब जो सूखा नहीं है, यानी कि गीला। सिक्त, तर, नम, भीगा। फिर खर्च, अब यहाँ पे खर्च के एक बार पर्यायवाची देखिए, व्यय, खपत, इस्तेमाल, उपयोग। अब मैं ये कहती हूं कि तुम बहुत ही खर्च का सामान हो, या तुम बहुत ही मैं तुम्हारा खर्च करूंगी, अब ये चीज सही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैं तुम्हारा उपयोग करूंगी, वो चीज सही है। अब अर्थ इनका समान है लेकिन इनकी प्रयुक्ति भिन्न है, तो यहां पर बहुत ध्यान देना होता है। अब जैसे एक छोटा सा प्रश्न है पेपर में, जैसे आ सकता है, खैर आपको एमसीक्यूज तो नहीं आएंगे लेकिन आपसे हाँ पूछा जा सकता है कि वर्षा के पर्यायवाची शब्द बताइए। और यहां पर अगर पूछा है प्रश्न कि कौन सा शब्द समूह वर्षा का पर्यायवाची है। अब जैसे वर्ष जो है, या चतुर्मास, चतुर्मास का मतलब ये तो होता नहीं है कि ये बारिश का मौसम, सावन, ऐसा नहीं। तो और वर्ष इसका मतलब होता है साल, तो ये तो वर्षा का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का मतलब तो पेड़ होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। वार्षिक मतलब ईयरली, जो साल में एक बार होता है, ठीक है ना, जो हर साल होता है लाइक, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, पावस या मेघागम। अब मेघागम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेघ और आगम। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, कि बादल आ गए हैं। तो एक तरह से आप इसे वर्षा से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये छोटा सा इसलिए प्रश्न लेकर आई थी कि बाई चांस अगर आपके सामने पेपर में, परीक्षा में कोई कठिन शब्द आ जाए, उसका अर्थ आप कैसे जज कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं उस बड़े शब्द को तोड़कर। छोटे शब्दों को इतने आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे पावस, पावस को हम नहीं तोड़ सकते, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि पावस का मतलब होता है वर्षा। लेकिन मेघागम, मेघ जमा आगम, इसे सावन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे बादल आ गए हैं, यानी कि सावन का महीना आ गया। या फिर इसे हम वर्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, कि वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं पावस और मेघागम। अब यहां पर एक और भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं जानती हूं पर्यायवाची विलोम शब्द में सबको लगता है कि सिर्फ प्रश्न प्रश्न ही है, लेकिन इसमें थ्योरी भी कुछ ऐसी है जो कि आपको समझनी होगी, लॉजिक समझने होंगे। जैसे आपको याद होगा, अभी हम पर्यायवाची शब्दों की लिस्ट देख रहे थे, जो सूची देख रहे थे, उसमें ये दो शब्द थे, खर्च और गीला। खर्च का मतलब था व्यय, खपत, इस्तेमाल, उपयोग। गीला का गीला के पर्यायवाची शब्द थे आर्द्र, अशुष्क, सिक्त, तर, नम, भीगा। लेकिन अब यहां पर हमें कुछ कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये देखिए, जैसे अभी हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं और आगे हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द में ना कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें तो ये सब चीजें आती हैं, बहुत ही आसान है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं पेपर में, जो शब्द है ना उनके भी संबंधित शब्द होते हैं। अब जैसे है गीला, गीला का विलोम शब्द जो है वो सूखा आएगा। अब उसका शुष्क नहीं आएगा, क्योंकि शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होता है। गीला और आर्द्र दोनों बिल्कुल दोनों का समान अर्थ है, गीला हो या आर्द्र हो, लेकिन दोनों का विलोम शब्द जो होगा वो भिन्न होगा। कि गीला के लिए आएगा सूखा, आर्द्र के लिए आएगा शुष्क। जैसे अगर मैं कहूं आजकल जो मौसम है बहुत ही शुष्क
मौसम है, तो शुष्क मौसम है मतलब बहुत सूखा सा है, लेकिन गीले का विलोम शब्द आप शुष्क नहीं लिखेंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, और अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला। अगर आप अंधकार का उजाला लिखेंगे तो वो चीज फिर गलत हो जाएगी, उतनी सही नहीं रहेगी, क्योंकि अंधकार प्रकाश ये आपस में संबंधित हैं, अंधेरा उजाला ये आपस में रिलेटेड हैं। तो पेपर में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि उनके पास आता है अंधेरा, उन्हें लगता है क्या है ये बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एग्जामिनर क्या चीज देख रहा है। वैसे अंधेरे का अगर आप बाई चांस प्रकाश लिख दें, हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जामिनर होते हैं जो गलत भी कर सकते हैं। तो याद रखिए, जैसे अंधकार का प्रकाश है कोरिलेटेड वर्ड उसका, उसी प्रकार अंधेरे का उजाला है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार अभी पीछे जो हम कर रहे थे कि वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये वाला देखिए खर्च का, तुमने सब पैसे खर्च कर दिए। अब खर्च का यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है खपत। हम कहते हैं ना जैसे कि ये कि सारे अन्न की खपत यही हो गई, खपत मतलब कंजप्शन। अब खर्च करना यानी कि कंज्यूम करना या फिर स्पेंड करना। अब हम अगर ये लिखें कि तुमने सब धन खपत दिया, वो चीज गलत हो जाएगी। हम ये कहते हैं तुमने सब धन खपा दिया, यानी तुमने सारा धन स्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर ये जो शब्द है खपत का, यहाँ पे खपा हो गया कि तुमने सब धन खपा दिया या तुमने सब पैसे खर्च कर दिए। तो आपको संदर्भ देखना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड कैसे यूज होगा। वर्ड की जो यूसेज है वो कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है। इस चीज ये चीज जो है ये आपको इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जानी चाहिए। फिर हमें बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर कि उपयोग या प्रयोग की, जैसे हमें बुद्धि का सही उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें बुद्धि का सही खर्च करना चाहिए, वो चीज गलत हो जाती है। क्योंकि ये आ सकता है कि हाँ हमें बुद्धि को सही स्थान पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे हमें बुद्धि का सही खर्च करना चाहिए, वो वाक्य प्रयोग गलत हो जाएगा। तो हम वर्ड्स को आंखें बंद करके एज इट इज यूज नहीं कर सकते, हमें सही तरीके से उसका प्रयोग करना होगा शब्द का। तो ये सिर्फ थोड़े से उदाहरण थे जो आपको समझाने के लिए थे कि कोई भी चीज आपको आंखें बंद करके रटनी नहीं है, आपको उन चीजों का तर्क जो है वो समझना है, उनका प्रयोग समझना है, सही प्रयोग। चलिए, पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं विलोम शब्दों पर, जिन्हें हम विपरीतार्थक भी कहते हैं और अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि का अंत, अमृत का विष, रात का दिन, सुख का दुख। तो ये सारे आपके विलोम शब्द हैं। और विलोम शब्द अर्थात विपरीत शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं। वैसे मैं कहूंगी अगर परिभाषा है तो आप यही लिखिए तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ी सी प्रोफेशनल लगती है। अब यहाँ पर एक और चीज भी है कि जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होते हैं ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। जैसे कि एक तो होता है लिंग परिवर्तन के द्वारा। अब जैसे बिल्कुल उल्टा, जैसे कि राजा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई राजा का रंग आना चाहिए, विलोम शब्द डेफिनेटली वो, क्योंकि किस आधार पर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं पोजीशन, पद के आधार पर। एक राजा तो एक रंग, वो बिल्कुल सही है, लेकिन राजा का विलोम शब्द रानी वो भी गलत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे पेपर में आपसे इस प्रकार कंफ्यूजिंग वर्ड कोई आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राजा का रानी और राजा का रंग दोनों ही विलोम शब्द बिल्कुल सही हैं। उसी प्रकार भाई का बहन, लड़का का लड़की। अब लड़के का विलोम शब्द आप क्या लिखेंगे, लड़की लिखेंगे ना। तो ये तो हुआ लिंग परिवर्तन के द्वारा। फिर होता है भिन्न जाति, कि किस प्रकार से, जैसे है अधिकतम तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, न्यूनतम। राग का विराग, आजाद का गुलाम। उसी प्रकार है उपसर्ग की सहायता से। अभी आपने देखा होगा जैसे हमने किया था शुष्क का अशुष्क, तो अ उपसर्ग लगाने से अधिकतर ऑपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि मान का अपमान, अल्पायु का दीर्घ आयु, स्वस्थ का अस्वस्थ, संभव का असंभव, सार्थक का निरर्थक। तो ये अप, अ, निर, ये अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो कि विलोम शब्द दर्शाते हैं। आस्तिक का नास्तिक, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। तो ये सारे उपसर्ग की सहायता से बने हुए हैं। फिर जैसे उत्तरायण का दक्षिणायन, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक,
गणतंत्र का राजतंत्र। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार से विलोम शब्द बने हुए हैं, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। इतना भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको इन चीजों का। अब जैसे इसके कुछ और उदाहरण हैं, तुच्छ का महान, तकलीफ का आराम, तपन का ठंडक, बंधन का मुक्ति, बुद्धिमता मूर्खता। अब यहां पर एक और चीज, बुद्धिमान अगर होता बुद्धिमता की जगह, बुद्धिमान का होता मूर्ख। और ये आप कैसे समझते हैं, जैसे आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो बुद्धिमान की जगह हम ऑपोजिट लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो। तो बुद्धिमान का आएगा मूर्ख, लेकिन बुद्धिमता का मूर्खता। फिर बासी ताजा, बाढ़ सूखा, बुराई भलाई, इस प्रकार से आपके विलोम शब्द होते हैं। उसी प्रकार रात दिन, रुग्ण। अब ये रुग्ण शब्द कहां से बना है, रोगी से, कि रुग्ण स्वस्थ, रक्षक भक्षक, राग द्वेष। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, राग का विराग भी है, राग का द्वेष भी है, तो आप दोनों में से कोई भी लिखिए, गलत नहीं होगा। रात्रि का दिवस, राजा का रंक। देखिए फिर वही चीज आगे जो मैंने कहा था कि राजा का रानी भी, और बाई चांस, लेकिन अगर आपके पास पेपर में आए, मैं जस्ट आपको ये कहूंगी कि बाई चांस अगर आपके पास पेपर में राजा शब्द आए तो ज्यादा प्रेफर आप रंक को कीजिएगा, राजा रंक, क्योंकि बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। लेकिन अगर आप रानी भी लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता वो गलत होगा, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए। रुचि अरुचि, ये कुछ और उदाहरण थे। चलिए अब उदाहरण तो बहुत हो गए, जरा प्रश्नों पर आते हैं। अब जैसे एक छोटा सा प्रश्न है कि शब्दों के उस जोड़े को अलग कीजिए जो शेष से भिन्न हो। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता किस आधार पर भिन्न है, अब आप इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठाएंगे। धनी निर्धन, अब ये क्या है, धनी मतलब कि जो अमीर आदमी होता है, और निर्धन जिसके पास धन नहीं है, गरीब। तो ये आपस में विलोम शब्द हैं। पिछड़े अगड़े, ये विलोम शब्द हैं। संपन्न विपन्न, ये भी आपस में विलोम शब्द है, लेकिन समान और सम्मान ये आपस में श्रुति संभिन्न अर्थक हैं, आपस में विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? समान का मतलब होता है एक जैसे, और सम्मान मतलब होता है इज्जत देना, ठीक है ना, सम्मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। तो ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये बाकी तीन जो थे वो आपस में विलोम शब्द थे, परस्पर विलोम शब्द, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो दोनों एक दूसरे के भिन्नार्थी शब्द हैं, दोनों के बिल्कुल भिन्न अर्थ हैं, जो कहीं भी आपस में रिलेट नहीं करते। चलिए देखिए, अब यहां पर आपके पास आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब वैसे तो इसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, सारे के सारे जो हैं। लेकिन एक छोटा सा ट्रेलर देने के लिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये देखिए, जैसे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये पेपर में आए हुए आपके पास, मित्र स्त्रीलिंग, निंदा निठल्ला और विष। अब विष बहुत आसान है, अमृत। मित्र का शत्रु, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। लेकिन इन दोनों का आपको मे भी इतना क्लियर ना हो, तो देखिए, मित्र का शत्रु, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, निंदा प्रशंसा। अब जैसे इसका ना अगर आपको बाई चांस ना समझ में आए, अगर आपको एकदम से निंदा का ना समझ में आए, आप इसे ना वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे वो व्यक्ति तुम्हारी बहुत निंदा करता है, यानी कि तुम्हारी बहुत बुराई करता है। लेकिन अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, यानी अच्छाई करता है। तो इसलिए निंदा का ऑपोजिट हो गया आपका प्रशंसा या स्तुति, कुछ भी कह सकते हैं आप। उसी प्रकार निठल्ला, निठल्ला कौन होता है, जो कोई काम काज नहीं करता, बेकार घूमता रहता है। तो निठल्ले का ऑपोजिट क्या हुआ, कामकाजी या कर्मठ, कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो काम में लगा होता है। उसी प्रकार विष का है अमृत। तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं आते, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़े से हमने अभ्यास नहीं किए होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है कि फेमिलियर हो सके हम उन वर्ड से। उसी प्रकार जैसे नायब तहसीलदार 2018 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं तीन के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब यहां पर आपके पास चॉइस आ जाती है तो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो उत्थान, मूक, अचल, साधारण और सजीव। और मुझे लगता है ये इतने मुश्किल भी नहीं है। उत्थान मतलब कि किसी की प्रोग्रेस हो रही है, प्रमोशन। उत्थान का ऑपोजिट क्या आएगा, पतन। फिर मूक, मूक मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल चुप होता है। और चुप का ऑपोजिट क्या होगा, जो बहुत बोलता है, तो यानी कि वाचाल। फिर अचल का चल, साधारण का विशेष, सजीव का निर्जीव। तो इस प्रकार से इसके ये उदाहरण है कि उत्थान का पतन, मूक का वाचाल,
चल का अचल का चल या सचल, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। साधारण का असाधारण या विशेष, इन दोनों में से भी आप कोई लिख सकते हैं। आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपने दोनों लिखे और उनमें से एक सही हुआ और एक गलत, तो बिलीव मी जो गलत है उसको प्रेफरेंस देके आपको उस शब्द के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और सजीव का निर्जीव, तो ये बिल्कुल आसान था। अब अगला है ये जो एलाइड 2018 में आया था। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। दो दो अर्थ, समझ गए ना, पर्यायवाची। अब केवल एक अर्थ लिखने पर अंक नहीं मिलेगा। अब यहां पर ना एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखने हैं। अब यहां पर ना इन्होंने पर्यायवाची शब्द नहीं लिखा, इसका अर्थ क्या हुआ। यहां पर अब एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर आपको जो ट्रिक समझनी थी वो क्या समझनी थी, यहां पर इन्होंने पर्यायवाची ना लिखकर अनेकार्थी इसलिए लिखा है कि जो अंबर है, जैसे अंबर के दो ऐसे आपको अर्थ लिखने हैं जो एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे कि हमने कहा था कि चरण को हम पैर भी कह सकते हैं, पग भी, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम थे, समानार्थी शब्द थे। लेकिन हमें यहाँ पे समानार्थी नहीं अनेकार्थी लिखने हैं। यानी कि जैसे अंबर है, अंबर का मतलब आसमान भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, तो हमें जो भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो लिखने हैं। और अगर हमने केवल एक अर्थ लिखा तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल तो होता है। देखिए, तो देखिए अंबर का मतलब आकाश या आसमान भी होता है और वस्त्र भी होता है। उसी प्रकार वर्ण, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, अक्षर भी होता है और जाति भी। इन तीनों में से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। यानी वर्ण का मतलब कलर भी होता है, जैसे हम कहते हैं ना कृष्ण जी श्याम वर्ण के थे। फिर वर्णों में स्वर और व्यंजन अक्षर आते हैं, और जाति कि तुम किस वर्ण के हो, ठीक है ना, किस जाति के हो, किस कैटेगरी के हो। उसी प्रकार गुण, गुण का मतलब प्रभाव तो होता है और धागा भी होता है। आप सोच सकते थे कभी कि धागा, सुई धागा, धागे को हम गुण कहते हो, नहीं ना। तो देखिए याद रखिएगा इसे, गुण का अर्थ प्रभाव भी होता है और धागा भी। उसी प्रकार दंड, दंड का मतलब सजा भी होती है और लाठी भी, लाठी भी दंड का एक समानार्थी शब्द है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम आपके साथ आई गेस इसी वीडियो में ही शेयर कर रहे हैं। देखिए लाइट 2019 में भी, और ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे पेपर में प्रश्न आ ही रहे हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, कोई चॉइस नहीं है, आपको आठों के आठों शब्द के विलोम शब्द लिखने ही लिखने हैं। अब पूर्ववर्ती, इसमें पूर्व का मतलब ये नहीं है पूर्व दिशा, इसमें पूर्व का मतलब जो पहले। तो इसलिए यहाँ पर इतने सारे शब्द हैं। ये देखिए पूर्ववर्ती यानी पहले, और पूर्व का ऑपोजिट क्या हुआ, उत्तर, यानी कि ये दिशा में नहीं है, उत्तर मतलब बाद में, जैसे प्रश्न के बाद उत्तर आता है उसी प्रकार पूर्व मतलब पहले और बाद में के लिए आता है उत्तर या परवर्ती। तो पूर्ववर्ती के विलोम शब्द या तो उत्तरवर्ती आएगा या परवर्ती, दोनों में से आप कोई भी लिखिए, सही माना जाएगा। तामसिक का आएगा सात्विक। अतिवृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, और अतिवृष्टि होना यानी बहुत बारिश होना, और अनावृष्टि यानी कि बहुत कम बारिश होना या ना होना। फिर कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। और कृत्रिम का ऑपोजिट क्या होगा, प्राकृतिक। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या होता है, नेचुरल, तो प्राकृतिक या नैसर्गिक। फिर पुरस्कार, पुरस्कार का ऑपोजिट आएगा तिरस्कार, पुरस्कार तिरस्कार, या फिर दंड, दोनों में से आप कोई भी लिखें, सही माना जाएगा। विस्तृत, संक्षिप्त, यहाँ पे स के ऊपर बिंदु आएगा, संक्षिप्त। स्थूल, सूक्ष्म, स्थावर, जंगम। अब यहाँ पर आप देखिए अंत के जो तीन थे वो थोड़े से टिपिकल थे, लेकिन बाकी इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो ये सारे आप अभ्यास प्रश्न जब करते रहेंगे तो आपके धीरे धीरे शब्दावली जो है आपकी इंप्रूव होती रहेगी हिंदी की। चलिए ये तो थे सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब थोड़े से अन्य अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं 15-20, जिससे कि और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उग्र, हम कहते हैं तुम तो बड़े उग्र हो उठे, यानी जैसे बड़े क्रोध में आ जाते हैं। तो शांत, अग्र, क्रोधी या स्नेह। तो उग्र हो जाना, इसका विलोम शब्द आएगा आपका शांत, कि तुम बहुत उग्र हो गए या तुम बहुत शांत हो गए। तो अब जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है भाई उग्र का तो अग्र ही आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे तामसिक का सात्विक, ऐसा नहीं। अग्र का मतलब क्या होता है, पहले, आगे, और उग्र का मतलब होता है गुस्सा। तो उग्र का ऑपोजिट क्या आएगा, शांत।
उसी प्रकार संक्षिप्त, अब इसमें भी ना एक और चीज है। अब यहां पर देखिए संक्षिप्त का विलोम शब्द बताइए, सही विलोम शब्द। तो व्यापक, विस्तार या विस्तृत, आपको नहीं लगता ये तीनों शब्दों के अर्थ काफी हद तक समान ही है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी इसे आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए। संक्षिप्त, हम कहते हैं ना इस अपने कथन को संक्षिप्त में बताओ या अपनी योजना को संक्षिप्त में बताओ। तो संक्षिप्त मतलब छोटे में, शॉर्ट में बताओ। और अगर मैं कहूं डिटेल में बताओ, तो यानी अपनी योजना को विस्तृत रूप से बताओ। तो इसलिए संक्षिप्त का आएगा विस्तृत। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए भूषण का विलोम शब्द। अब भूषण का सॉरी क्या है, भूषण का मतलब क्या होता है? सजा हुआ, सजा हुआ या फिर गहना। गहने को भी भूषण, आभूषण, विभूषण ये सब कहते हैं। लेकिन इसका विलोम शब्द क्या आएगा? दूषण। भूषण का दूषण, क्योंकि दूषण मतलब जो दूषित हुआ है, जो सजा हुआ नहीं है, जो अच्छा नहीं लग रहा, जो मन को नहीं भा रहा। तो भूषण का विलोम शब्द दूषण। अगला है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? अब यहां से आपको और क्या क्या अभ्यास प्रश्न सीखने को मिलता है कि जैसे अगर इन चारों में से 3 दैत्य के पर्यायवाची हैं, तो यहां से आपको दैत्य के पर्यायवाची शब्दों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो जहां से भी ज्ञान मिले अर्जित करते रहिए। दैत्य के पर्यायवाची शब्द, अब जैसे राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। अब राक्षस और दानव ये तो आप समझ सकते हैं दैत्य के पर्यायवाची हैं ही हैं। अब मेन आता है इन दोनों में से निशाचर। निशाचर मतलब निशा का मतलब होता है रात्रि, तो रात्रि में चरने वाले। अब जैसे राक्षस जो होते हैं वो रात में, हम कहते हैं ना रात में भूत निकलते हैं ये सब, तो ये फिर भी हो सकता है। लेकिन भूसुर, भूमि और सुर, सुर का मतलब क्या होता है? देवता। जैसे सुर और असुर, असुर मतलब होता है दैत्य, लेकिन सुर और भूमि के सुर। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भूसुर, कि वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि भूमि के देवता वो आपको वो दैत्य तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए राक्षस, दानव और निशाचर दैत्य के पर्यायवाची हैं, भूसुर नहीं। अगला है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विषधर या तुरंग। तो इसमें आपको याद होगा विषधर मतलब विष को धारण करने वाला, तो नाग यानी कि सांप। तो सांप और अहि और विषधर ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। ये सर्प के लिए नहीं, घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर अगला मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब मीनाक्षी ये ना 2 शब्दों से मिलाकर बना है, मीन और अक्षी। मीन का मतलब होता है मछली और अक्षी मतलब होता है आंख, यानी मछली की आंख जैसी। तो इसमें अब ऑप्शंस भी कैसे कैसे हैं? सुंदरी, दुर्गा, मछली और लक्ष्मी। तो लेकिन इसमें से मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? दुर्गा, यानी दुर्गा को मीनाक्षी भी कहा जाता है। फिर आता है मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, अब ये आपके लिए एक नया शब्द होगा, तो ये याद रखिए। मृगेंद्र जो है वो शार्दुल, शार्दुल का पर्यायवाची शब्द है। और इसमें आप इसका मतलब ही जान लीजिए। मृगेंद्र, मृग का मतलब होता है हिरण, याद रखिए। मृग, हम कहते हैं कस्तूरी मृग, तो मृग का मतलब होता है हिरण, लेकिन मृगेंद्र, अब मृग जमा इंद्र, यानी उससे भी ऊपर लेवल के। तो दैट मीन्स कि वो मृगेंद्र जो है वो शेर को कहा जाता है। तो शेर को शार्दुल भी कहा जाता है, मृगेंद्र भी कहा जाता है। अही का मतलब अभी हमने पीछे देखा सर्प है। हिरण को हम कुरंग भी कहते हैं। याद रखिए, यहां से आपको एक और शब्द याद हो जाएगा। तुरंग मतलब था घोड़ा और कुरंग मतलब हुआ हिरण, ये आप याद रख सकते हैं। फिर शशांक, शशांक का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या आएगा? बहुत सारे, इसके तो इतने हैं ना, मतलब चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, और आपका इंद्रदेव हो गए। इनके तो इतने पर्यायवाची शब्द हैं कि आप क्या ही कहें। तो ये थोड़े कॉमन वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। शशांक का पर्यायवाची है चंद्रमा। और ये देखिए जो मैं आपको कह रही थी कितने सारे हैं, चंद्र, शशि, निशाकर। अब यहां पर एक और चीज याद रखिए, निशाचर जो थे वो थे राक्षस, लेकिन यह है निशाकर, यानी कि रात करने वाला। रात कौन करते हैं? चांद। उसी प्रकार कलानाथ, सोम, विधु, क्षपाकर, मृगलांचन, सुधाकर, सुधांशु, मतलब देखिए कितने सारे हैं। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। अगला है किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? यानी कि यहाँ पर ये 4 शब्द हैं जिनमें से
3 का एक जैसा अर्थ है और एक बिल्कुल भिन्न है। अनल, अनिल, बयार और समीर। तो यहां से ही आपको याद हो जाना चाहिए, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। तो इन दोनों में से ही कोई सही उत्तर होगा क्योंकि दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। अब बयार और समीर ये दोनों भी हवा के ही पर्यायवाची हैं। तो इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तीनों जो है हवा के पर्यायवाची हैं और अनल आग का। तो भिन्न कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। फिर कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए यहां से भी आपको पता चल जाएगा, जैसे कि है नलिन, रसाल, राजीव और इंदिवर। वैसे मैं आपको बता दूं, रसाल जो है, रसाल यानी कि रस से भरा हुआ फल, ये आम के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो सही शब्द है वो सेकंड ऑप्शन ही है, रसाल, जो कि आम के लिए प्रयुक्त होता है। बाकी कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे कमल का आपको पंकज तो पता है या जलज, लेकिन नलिन, राजीव, इंदिवर ये आपको नहीं पता होंगे। तो कमल के ये पर्यायवाची शब्द भी याद कर लीजिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे आ सकते हैं कि रिक्त स्थान भरिए उपयुक्त शब्दों से। तो देखिए, डैश प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। अब अपेक्षा मतलब जैसे कहते हैं हम कंपैरिजन में, अपेक्षा ये भी होती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है, लेकिन उसकी अपेक्षा की उसके कंपैरिजन में कि इस डैश प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास, यानी कि कौन सा ऐसा प्रयास है जिसकी तुलना में जो सामूहिक प्रयास है, यानी बेसिकली हमें सामूहिक का विलोम शब्द छांटना है। सामूहिक मतलब ग्रुप में, और ग्रुप का ऑपोजिट क्या होगा? सिंगुलर, कि अकेले में। तो इसलिए सामाजिक भी नहीं आ सकता, आरंभिक भी नहीं आ सकता, व्यक्तिक आ सकते हैं। हाँ, व्यक्तिक मतलब जो पर्सन टू पर्सन हो, कि जो पर्सनल आपका जैसे कहते हैं हम पर्सनल जो आप प्रैक्टिस करते हैं या पर्सनल एफर्ट, उसके कंपैरेटिवली जो आपका ग्रुप एफर्ट है वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो उसे डैश लौकिक सुख कब अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। अब लौकिक मतलब जो इसी लोक का है, और अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक का नहीं है, जो जैसे दैवी है। तो अलौकिक और लौकिक। तो जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो उसे डैश अमर्त्य या अविनश्वर, क्षणभंगुर या अकिंचन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्षणभंगुर। कि जो शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहता है, जैसे कहते हैं ना अमर, जो हमेशा जो कभी खत्म नहीं होता। तो शाश्वत का ऑपोजिट क्या होगा? क्षणभंगुर, जो कुछ समय के लिए है। तो जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो उसे क्षणभंगुर लौकिक सुख कब अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, भक्त कवियों ने भ्रय के निराकार और डैश दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। तो अब निराकार और, तो निराकार का विलोम शब्द आएगा कि उन्होंने जो भ्रय या ब्रह्म, आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही उन्हें कहा जाता है कि भक्त कवियों ने ब्रह्म के निराकार और साकार, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, और जिसका कोई आकार होता है उसे हम साकार कहते हैं। तो निराकार और साकार दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। अगला शब्द है पाश्चात्य। शब्द का विलोम क्या है? पाश्चात्य। आई गेस ये शब्द आपने काफी सुना होगा, जब हम कहते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, पश्चिमी सभ्यता, फॉरेन। पश्चिम का ऑपोजिट क्या होता है? पूरब। तो पाश्चात्य का ऑपोजिट क्या होगा आपका? परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य या पुलस्त। तो इसका आएगा पौरस्त्य। और ये देखिए, इसे हम पूर्व दिशा संबंधी या प्राच्य भी कहते हैं। तो पाश्चात्य का या तो पौरस्त्य लिखिए या प्राच्य, दोनों का ही मतलब है पूर्व दिशा से संबंधित। तो ये दो नए शब्द आपको और समझने को मिले। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम से संबंधित हो, पौरस्त्य मतलब कि जो पूर्व से संबंधित हो। अगला, ग्रस्त का विलोम शब्द। ग्रस्त का मतलब कहता है, जैसे हम कहते हैं ना तुम रोगग्रस्त हो, यानी रोग से घिरे हुए हो। और मतलब ग्रस्त होना मतलब कि उसके बंधन में होना, कि रोग के बंधन में हो। और बंधन का ऑपोजिट क्या होगा? मुक्त। तो डेफिनेटली ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त आएगा। तो यहां से आप जैसे कहते हैं ना कि उन शब्दों को थोड़ा सा लाइफ में, रियल में थोड़ा फील करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि शब्दों के विलोम शब्द क्या हैं, पर्यायवाची क्या हैं। फिर प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा?
वैसे तो हम कहते हैं ना जैसे प्रवृत्ति, तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारी नेचर क्या है, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द है आपका निवृत्ति। निवृत्ति मतलब कि आपको उससे मुक्त कर दिया, जैसे सेवा निवृत्त कर दिया, वो चीज भी होती है एक। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति। अब जैसे है प्रवृत्ति का अर्थ है सांसारिक आसक्ति, कि आप संसार में रहना चाहते हैं, आपकी फितरत क्या है कि संसार में मतलब जिस तरीके से आप रह रहे हैं। और निवृत्ति का मतलब है कि संसारिक अनासक्ति, कि आप संसार के मतलब दुख दर्द वगैरह खुशी दुख से दूर हो चुके हैं, जैसे हम कहते हैं ना सन्यासी हो चुके हैं आप, कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सुख हो दुख हो, कि जो सांसारिक सुख दुख है आप उनसे दूर जा चुके हैं। अगला है गुण का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने देखा था कि गुण का मतलब प्रभाव भी होता है, लेकिन गुण का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है, वो है विश्लेषण। यानी गुण को धर्म भी कहा जाता है और रस्सी भी कहा जाता है। तो देखिए अनेकार्थी शब्द गुण के, प्रभाव, धर्म, रस्सी। कोई कह सकता था कि धर्म और रस्सी जो है या प्रभाव, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द होंगे, लेकिन ऐसा है, पर्यायवाची शब्द हैं ये सब। लेकिन विश्लेषण ये इनका समानार्थक नहीं है। अगला देखिए अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी अब्ज का कौन सा ऐसा अर्थ है जो इन चारों में से नहीं है। शंख, चंद्रमा, मेघ या कपूर। तो इसका सही उत्तर है आपका मेघ। कि जो शंख, चंद्रमा और कपूर हैं ये अब्ज के अनेकार्थी हैं, लेकिन मेघ नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। अब हम कहते हैं ना पानी की लहरें, पानी की तरंगें। दुकूल का मतलब तो वस्त्र होता है याद। अब जैसे हिलोरें, हम कहते हैं ना तुम्हारे दिल में ये तरंगे जो है हिलोरें मार रही हैं, यानी लहरें उठ रही हैं। तो वहां से याद रखिए तरंग, हिलोरें, विची ये सब लहर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दुकूल का मतलब होता है वस्त्र। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। और आज का अंतिम प्रश्न, चुनौती का सबसे उपयुक्त समानार्थक कौन सा होगा। अब जैसे हम चुनौती को प्रेरणा, ललकार, धमकी या उदासी कुछ भी कहें, लेकिन चुनौती का सबसे उपयुक्त सबसे बेस्ट जो इसका सेम मीनिंग वाला शब्द होगा कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। चुनौती देना मतलब ललकारना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन। तो आई होप आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए और वैसे अभ्यास प्रश्न भी 20 अभ्यास प्रश्न किए, और उससे पहले भी स्टार्टिंग में हमने अभ्यास में कितने सारे उदाहरण देखे। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आज बहुत सारे नए शब्द जो हैं वो आपने सीखे होंगे, और इनका धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी हिंदी की शब्दावली बहुत इंप्रूव होती जाएगी। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इसी प्रकार आगे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।